हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो है मोस्ट आईएमपी है, जो 101% एग्जाम में आएगी। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में। तो यहाँ हमें उल्टा लेकर चलना है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास, यानी उल्टा लेकर चलना है यहाँ पर हमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि मोस्ट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से समझिएगा। 100%, 101% इसके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ये तो सिंपल सी बात है, रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये तो इरेशनल है। बट हम इसे उल्टा मान के चलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से तो इसे हम उल्टा एज्यूम करेंगे, इसे रैशनल मान के करेंगे। और फिर देखते हैं हमारा कंक्लूड जो है लास्ट में वो क्या आता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले, लेट अस assume to the contrary that root 5 is rational। देखिए, रूट 5 जो है वो हमें इरेशनल दिया है, पर हम उसे क्या मान के कर रहे हैं, रैशनल। और रैशनल तभी हो सकता है जो P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगली स्टेप क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल, देयरफॉर रूट 5 इक्वल A/V। अब हमने A/V क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि रूट 5 जो है हम उसे रैशनल मान रहे हैं, और रैशनल जो है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में रहता है। तो मैंने P/Q ना लेके मैंने A/V लिया। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, P/Q को प्राइम नंबर होते हैं और A/V भी को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A and B are co-prime, their HCF equal 1। ये लिखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो को प्राइम का मतलब समझते हैं कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम एक ऐसा नंबर जो केवल खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता, तो वो को प्राइम होता है। जैसे मैं कहूँ ये 2 है, तो 2 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 1 और 1 1। ठीक है, ये खुद से ही गया। जैसे मैं बोल दूँ 3, तो 3 भी 1 और ये 1। मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमेशा एक ही रहता है, जिनकी कॉमन फैक्टर एक है। ये देखिए, 2 के भी यहाँ देखिए, ये 2 × 1 है, 3 × 1 है। तो यहाँ से अगर अपन HCF देखें, कॉमन फैक्टर देखें, तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या है, 1 आते हैं। तो याद रखना, को प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ हमारे A and B जो है वो हमारे को प्राइम है। क्यों? क्योंकि उनका HCF 1 है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, अगर आप PQ भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? कुछ भी ले सकते हैं। अब आगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इन दोनों का। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। अब दोनों का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं स्क्वायरिंग, तो रूट 5 का स्क्वायर A and B का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, तो ये रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट 5 × रूट 5, तो ये दोनों सेम है। तो ये जब मल्टीप्लाई होता है तो केवल 5 बाहर आता है। इज दैट क्लियर? तो ये आएगा 5 इक्वल यहाँ A² और ये B²। इज दैट क्लियर? अब आगे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ से करते हैं A²
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ ए स्क्वायर और ये जाएगा 5b स्क्वायर। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ी सी राइटिंग वर्क करना पड़ेगा। इन सवालों में राइटिंग वर्क बहुत मायने रखता है। राइटिंग वर्क ये करना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो 5 है तो ऐसा नहीं हो सकता ये ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल ये बी स्क्वायर, ऐसा बन सकता है। इसका मतलब ये जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, इज दैट क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो जब ए स्क्वायर डिविजिबल 5 से हो रहा है तो इस ए स्क्वायर से छोटा क्या, ए इज आल्सो, हमने ये लिया ना नंबर ये, तो ए स्क्वायर से छोटा ए, तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इज दैट क्लियर? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ओके, अच्छा, जब हमने देखा कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो जब हमने ये देखा तो आगे हम फिर क्या लिख सकते हैं कि ए और बी हमारे को प्राइम, तो ऐसे ही हम एज्यूम कर फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो लेट द ए इक्वल 5c। 5 तो ये दोनों है तो ये डिविजिबल है तो ये 5 आया, और c हमें अगली स्टेप के लिए लेना है, जैसे a b तो c लेना है। तो a को हमेशा आप 5c मानेंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो आप 3c मानते, यहाँ 4 रहता तो आप 4c मानते, यहाँ 7 रहता तो आप 7c मानते। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू of a in इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है हम उसे पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 पे। तो क्या 1 पे आई हमारी ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। अब हमने a की वैल्यू क्या माना है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 5c, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 5c का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ 5 और b स्क्वायर जैसे का वैसा। इज दैट क्लियर? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 25c स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इधर आ जाएगा हमारा 5b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हमें चाहिए यहाँ, मान लीजिए हमें चाहिए c की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, c की वैल्यू। तो c स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं हम और इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये c स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर अपॉन 25। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, c स्क्वायर इक्वल यहाँ 5 बन जाए 5 और 5 यहाँ पे 5 25। तो यहाँ क्या बचा, b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे अब फिर से अगर हम देखें तो इसे अगर ट्रांसफर करें हम तो क्या सिचुएशन मिलती है हमें, ये जाएगा हमारा सिचुएशन, इसको करें तो b स्क्वायर इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन हमारी ये हो गई थर्ड, 1 2 और ये 3। अब जैसी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी थी वैसे ही सेम टू सेम स्टेटमेंट हमें यहाँ लिख देनी है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे यहाँ a स्क्वायर 5 से डिविजिबल था वैसे यहाँ b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। अगर c स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर चाहूँ तो c स्क्वायर को यही रहने दूंगा, तो b स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। तो अब स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल
by 5. Is that clear? Therefore b is also divisible by 5. हम देखें तो बी भी आल्सो डिविजिबल और इन्हें हम कह सकते हैं इक्वेशन 4। अब क्या लिखेंगे? अब हमारा अब इधर देखें क्वेश्चंस, हमने ए और बी को कोप्राइम माना हुआ है और जिनका एचसीएफ कितना है 1, परंतु यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ तो ए इज डिविजिबल बाय 5 यानी 5 और बी भी 5, मतलब ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा है तो दोनों कॉमन फैक्टर 5 हो ही नहीं सकता, जबकि कॉमन फैक्टर हमने क्या माना है 1 माना है, जबकि यहाँ 5 जो है वो ए डिविजिबल भी है और बी डिविजिबल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन सेकेंड एंड 4 बाय इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड एंड फोर्थ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने क्या लेट किया था यहाँ की ए एंड बी आर कोप्राइम, पर कोप्राइम वो तभी होता है जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1, परंतु यहाँ पे क्या है दोनों जगह 5 है, तो इसका मतलब है ये कोप्राइम हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन सेकेंड एंड 4 ए एंड बी are not कोप्राइम, क्योंकि अब ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि ए और बी कोप्राइम हो ही नहीं सकते। जब कोप्राइम हो ही नहीं सकते तो इसका मतलब है √5 कहीं से कहीं तक रैशनल हो ही नहीं सकता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या लिखेंगे यहाँ पर? our assumption is wrong, √5 is not rational, our assumption is wrong, √5 is not rational because √5 is irrational। तो our irrational, तो ये हो गया हमारा आंसर। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो √5 है वो इरेशनल ही है, प्रूव दैट। ठीक, इज दैट क्लियर? तो सारे सवाल जो हैं सेम इसी प्रकार के हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर हम देखें तो यहाँ की जो नंबर हैं, सिर्फ ये नंबर बस चेंज होंगे, बाकी सारी थ्योरी सेम टू सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। इज दैट क्लियर?